ईरान यूएसए इजराइल वॉर के बाद तो पूरी दुनिया चेंज ही हो गई है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बात करते रहते हैं, बट बहुत ही कम होता है कि किसी के एक लाइफ टाइम में किसी को ऐसा देखने को मिली, ऐसी जंग जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही पलट जाए, पूरे दुनिया का सिस्टम, पूरे दुनिया की इकोनॉमी, पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स सब बदल जाए। ईरान वॉर के दौरान हमने यही देखा। देखो, ईरान यूएसए का जो एमओयू है वो तो फेल होना ही है, ठीक है, ये तो क्लियर है। इजराइल लेबनान से बाहर जाएगा नहीं, निकलेगा नहीं, ठीक है, उसको किसी तरह कब्जाने की कोशिश करेगा। यूएसए भी पूरे अमाउंट्स जो उन्होंने बोला है कि भाई हम तुम्हारे जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के वो दे देंगे, वो नहीं करने वाला। पूरे सैंक्शंस भी नहीं लिफ्ट कर पाएगा, ठीक है। एंड ट्रंप तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब वो बेचारा फंस चुका है बहुत बुरा, ठीक है। एंड उसके पास बहुत सारी चीजें और चिंता करने के लिए, जैसे कि एप्स्टीन फाइल्स। ये देखो 26 जून को आर्टिकल आ जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स और ज्यादा रिलीज हो सकती हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो कह रहा है, ठीक है, कि बहुत सारी रिलीज नहीं हुई है फाइल्स, उनको रिलीज करो। 27 जून को यूएसए जाके ईरान को बॉम्ब कर देता है। देखो, ईरान फिर भी जीतेगा। आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कैसे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करो तो अब क्लियर हो चुका है कि ईरान और ओमान मिलकर ऑपरेट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, एंड उससे जो भी फी या जो भी नाम देना चाहते हैं वो उससे कलेक्ट करेंगे। फॉर नाउ तो यूएस ने लिफ्ट कर दिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस, ताकि ईरान अपना ऑयल बेच सके, ठीक है, और ऑयल का प्राइस नीचे आ सके। बट ये कब तक चलेगा सैंक्शन वेवर हमें नहीं पता, बट ईरान को उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी अपना बहुत सारा ऑयल चाइनीज युआन में बेच रहे हैं। एंड इतना ही नहीं, जो भी फी कलेक्ट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उनका प्लान है कि वो भी कलेक्ट करेंगे चाइनीज युआन में, यूएस डॉलर में बिल्कुल भी नहीं। देखो, ये फी जस्टिफाइड है कि नहीं, मुझे तो लगता है जस्टिफाइड है, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है ईरान में, ठीक है। एंड किसने किया वो नुकसान? यूएसए ने किया, इजराइल ने किया। तो इतनी जो बमबारी हुई, इतना जो बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, उसके लिए भी तो पैसे कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे। तो ईरान कह रहा है कि भाई ये जो भी पैसा इकट्ठा करूंगा मैं, वो उसी चीज के लिए करूंगा। तो जितना भी ये पूरे फीस हैं ये चाइनीज युआन में कलेक्ट होंगे। एंड बताया जा रहा है कि एक साल में अराउंड 40 to 50 बिलियन डॉलर्स होंगे। इससे पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी उस पूरे रीजन की। एंड ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि बहुत सारे देश के शिप्स ने पे किया है ये पर्टिकुलर टैरिफ, ये पर्टिकुलर फी पे करी है, इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया एंड जापान। एंड 50 साल से देखो यूएस का डोमिनेंस था इस पूरे रीजन पे। एंड यूएस वहां पे क्यों बैठा हुआ था? वन ऑफ द बिगर रीजंस अपार्ट फ्रॉम इजराइल वो ये था कि वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल हैं। तो यूएस चाहता था कि मेरी डॉलर डोमिनेंस बनी रहे, इसीलिए उसने पेट्रो डॉलर का अग्रीमेंट किया सऊदी अरेबिया के साथ। एंड बिकॉज उसके वहां पे इतनी मिलिट्री बेसिस थे, तो भाई ये सॉर्ट ऑफ अनरिटन रूल था कि आप जो भी बेचोगे अपना ऑयल, वो पूरा यूएस डॉलर में ही बेचोगे। एंड भाई उन देशों का देख लो जिन्होंने ऐसा नहीं किया। लिबिया में अपना गद्दाफी का देख लो, उनका उसका क्या हशर किया। एंड यहाँ पे इराक में सद्दाम हुसैन की हालत देख लो, उसने यूएस डॉलर के बजाय यूरो में ट्रेड कर लिया था ऑयल। एंड देखो उसके साथ क्या हुआ। एंड ईरान अभी नहीं, पहले से ही ऑयल बेच रहा है युआन में। एंड ये क्यों किया जा रहा है? देखो, सबसे पहले तो यूएस डॉलर अगर आपको यूज करना है तो आपको उनका जो स्विफ्ट सिस्टम है उसको यूज करना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं तो आप यूएस डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर पाते। स्विफ्ट जो प्लेटफॉर्म है टू मेक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वो यूज नहीं कर पाते। बट 2015 से चाइना ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है जो कि बहुत ही फास्ट है एंड चीप है कंपेयर टू स्विफ्ट। एंड इतना ही नहीं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं ताकि डिजिटल पेमेंट्स हो सके। एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो पेट्रो डॉलर का अग्रीमेंट किया था इन लोगों ने सऊदी अरेबिया के साथ, वो सऊदी अरेबिया तोड़ चुका है। बेसिकली सऊदी अरेबिया कह रहा है कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि अपना जो भी ऑयल बेचूंगा सिर्फ डॉलर में बेचूंगा। तो पेट्रो डॉलर के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करके अब आ गया है पेट्रो युआन। एंड इसके अलावा आप रशिया का भी एग्जांपल देख लो, उनके पास भी कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था। उनको इतना ज़्यादा सैंक्शन किया हुआ है, वो अपना ऑयल कैसे बेचें? डॉलर में तो बेच नहीं सकते, तो वो चाइना को युआन में बेचते हैं। इंडिया को तो कुछ टाइम के लिए रुपीज़ में भी बेचते थे। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रुपये में लेता था। अब जाके उसने हम लोगों ने काफ़ी ऑयल परचेज किया ईरान से चाइनीज युआन में। एंड ये आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू हुई है ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। एंड इन्हीं सैंक्शंस की वजह से जो युआन में पेमेंट्स हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पे तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कई देशों के लिए, एंड बड़े देश हैं माइंड यू, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ईरान एंड रशिया, उनका जो लास्ट रिजॉर्ट है वो ये है कि हम चाइनीज युआन में ही पेमेंट कर लें। एंड देखो, यूएस अपना दबदबा इसलिए बना के रख पाता था क्योंकि वो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर थी इन द रीजन खास तौर पे। अब देखो, ये बात क्लियर है कि यूएस बहुत बुरी तरीके से वॉर हार गया। उसके बेसिस यूजेबल हैं कि नहीं ये भी क्लियर नहीं है। मुझे नहीं लगता अभी हैं, सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है उनके बेसिस। एंड इतने दिन की कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने 42 एयरक्राफ्ट खोए हैं, 42।
एंड जहां तक डीडॉलराइजेशन का सवाल है, हम आपको पहले ये भी बता चुके हैं कि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो इंस्टेड ऑफ डॉलर में अपने रिजर्व्स रखें, गोल्ड में अपने रिजर्व्स रख रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट्स में गोल्ड की परचेजिंग करी है सेंट्रल बैंक्स ने। अब अगर आज की बात करें तो ईरान एट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेस, मतलब आई रियली मीन इट, एट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेस वो क्रूड ऑयल बेच रहा है। 50 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल वो बेच चुका है जब से यूएस ने अपना ब्लॉकेड खत्म किया है। ये आता है 1.66 मिलियन बैरल्स पर डे फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। ये अगर आप कंपेयर करोगे हिस्टोरिक वैल्यूज से तो 2017 से ये हाईएस्ट है। तो भाई ईरान इज ऑन अ रोल। एंड देखो, अभी तक हम इस दुनिया में रह रहे थे जहां पे ईरान को एकदम मैसिव आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है। वो वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी चलती है, खासतौर पे हम इंडिया में जहां पे बैठे हैं, हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है, यूएस डॉलर पर चलती है। एंड यही केस मेजॉरिटी दुनिया का है। अब ईरान की पॉपुलेशन है 90 मिलियन, ठीक है। इतना बड़ा देश, 9 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश, ठीक है। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी इंटीग्रेटेड ही नहीं है। अब ये बात क्लियर है कि ईरान बन चुका है एक रीजनल पावर, बट एक कितनी और बड़ी पावर होती ईरान, अगर आप इमेजिन करो, अगर ये फुली इंटीग्रेटेड होते इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। एंड अब ये होने वाला है। अब वो वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ होगा कि नहीं, या जो पैरेलल इकोनॉमी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो चल पड़ी है दुनिया में, जिसमें वेस्टर्न हेजेमनी नहीं है, यूएस डॉलर हेजेमनी नहीं है, उसका तो पार्ट ईरान डेफिनेटली होगा। ये देखो, ईरान के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताऊंगा, आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार ऐसा कैसे हो रहा है कि इतना बड़ा देश एकदम ही साइडलाइंड है। ईरान के पास है 3rd बिगेस्ट ऑयल रिजर्व, ओनली आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं ईरान के पास। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास बहुत सारे मेटल, मिनरल्स, ये सब भी हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को मानो तो ये बता रहे हैं कि ईरान के पास है 6th हाईएस्ट ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ जिंक, 7th हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉपर, 9th हाईएस्ट आयरन ओर जिससे स्टील बनता है, 5th इन जिप्सम एंड बैराइट। इसके बियॉन्ड अगर आप देखो और तो ईरान में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिल चुके हैं। अब ईरान के जीडीपी को कंपेयर करते हैं टू सिमिलर नेशंस, आप टर्की एंड सऊदी अरेबिया हमने यहाँ पे लिया है। तो 1986 में ईरान इन सब के आगे था, $209 बिलियन था उसका जीडीपी। बट अब आज के डेट में है अराउंड 362 बिलियन। एंड बाकी देश कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। अब आप इसको इस तरीके से देखो कि ईरान के पास सिमिलर रिजर्व्स हैं एज सऊदी अरेबिया, तो ईरान की जीडीपी सऊदी अरेबिया के आसपास क्यों नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आज के डेट में ईरान की जो जीडीपी है विच इज अराउंड 362 बिलियन एंड सऊदी अरेबिया की है 1.28 ट्रिलियन, टर्की की है 1.6 ट्रिलियन आज के डेट में। तो इसका मतलब ईरान बहुत अंडर वैल्यूड है। एंड अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपना माल बेचने के लिए, ठीक है, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ईरान काफी आगे आ जाएगा। आज के डेट में तो शायद टॉप 50 में भी नहीं है ईरान, बट ये काफी जल्दी आ सकता है विद इन टॉप 15, टॉप 20। एंड इसके ऊपर आप ये सब चीजें और ऐड कर लो कि ईरान में लिटरेसी रेट आज के डेट में बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 24 है 99%, मतलब एक्सट्रीम पढ़े लिखे लोग हैं। एंड इसमें आप ये भी ऐड करो कि जितने भी स्टेम ग्रेजुएट्स होते हैं, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, उसमें भी ईरान में जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं दैट इज इन द टॉप 10। एंड अगर ये देखें परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रेजुएट्स कितने साइंस वगैरह में निकलते हैं, तो उसमें ईरान है नंबर 4 आफ्टर चाइना, रशिया, जर्मनी, एंड उसके बाद आता है ईरान का नंबर। एंड अगर बात करें कि कितनी औरतें ग्रेजुएट होती हैं, ठीक है, इन स्टेम में, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स से 3 गुना है। एंड अगर पीएचडीज की बात करें पर कैपिटा, तो वो ईरान में है 5 गुना। मतलब ईरान में जितने भी पीएचडी होते हैं ना, उसमें 58% तो विमेन ही है, ठीक है। ये जो शहीद ड्रोन बनाया जिसको क्लोन कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें बताया जाता है कि भाई द बिगेस्ट, द बेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर्स, तो यू कैन ईजिली सी कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक तो स्थिति ये थी कि जितने भी गल्फ कंट्रीज थे ना, वो प्रॉफिट कर रहे थे, क्योंकि ईरानियन ऑयल अवेलेबल नहीं था मार्केट में। ईरान का 90% ऑफ ऑयल जितना भी प्रोड्यूस होता था, क्रूड ऑयल, वो तो चाइना खरीदता था। पर अब स्थिति बदल चुकी है। अब ये सब लोग रियलाइज कर चुके हैं कि भाई हमको को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि सऊदी अरेबिया ने बैकस्टॉप कर दी है डील, जो भी ईरान और यूएसए का एमओयू है, कि यार जो फ्रोजन एसेट्स हैं, अगर 24 बिलियन वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं देगा ईरान को, तो हम दे देंगे। एंड ये तो आज की ही रिपोर्ट है एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, कि भाई सऊदी की एक रिपोर्ट आई है कि एक प्रीलिमिनरी डील हो चुकी है ईरान के साथ कि $3 बिलियन रिलीज किए जाएंगे ईरान को। $300 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट फंड भी है। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि $300 बिलियन तो ईरान को दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट हुआ है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फंड बहुत सारे कंपनीज आके इन्वेस्ट करेंगी ईरान के अंदर, अलग अलग एसेट्स बनाएंगी। एंड ईरान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो इतनी ज़्यादा घट चुकी है। अगर फॉरेन फंड्स आएंगे तो उनकी करेंसी को भी हेल्प करेगा। एंड
बाकी देशों के लिए भी जो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका रहेगा टू गेट अ बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड अगर वेस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पे तो नया ऑर्डर बन ही रहा है, एंड बिलीव इट और नॉट इसको लीड कर रहा है पाकिस्तान। ऑलरेडी पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाने की सोच रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया के साथ तो उसका डिफेंस पैक्ट है ही है। अब गिवन के पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कितनी बढ़िया रही है ऑफ लेट, हो सकता है टर्की एंड कतर जो इतने टाइम से बात कर रहे हैं कि ठीक है हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे इस इस्लामिक नेटो में, हो सकता है वो पार्टिसिपेट कर ले। एंड इतना ही नहीं, अब ईरान भी सेम भाषा बोल रहा है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको इकट्ठे आ जाना चाहिए। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है ना, कि भाई आपकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी, और ये जो मॉडल है ये चाइना लेके आया है। चाइना ने अपने जितने भी नेबर्स हैं उन सबके साथ अपना जो रिलेशनशिप है एकदम इंप्रूव कर लिया है, बॉर्डर इश्यूज सबके साथ सॉर्ट आउट कर लिए हैं, इंडिया को छोड़कर और भूटान को छोड़कर। भूटान के साथ भी लगता है आगे जाके हो जाएगा। तो ये जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो पाकिस्तान बनाना चाह रहा है, दिस इज इन कोऑर्डिनेशन विद चाइना, इसमें कोई सीक्रेट है ही नहीं। एंड अब ईरान भी उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, एंड धीरे धीरे करके आप देखना, मुझे लगता है सारे कंट्रीज इकट्ठे आ जाएंगे कि यार ठीक है आपकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी, इकट्ठे प्रॉस्पर करना पड़ेगा। अभी जो ईरान को साइडलाइन किया हुआ था अपने कुछ एक्स्ट्रा बक्स बनाने के लिए, वो आगे नहीं चल पाएगा। एंड देखो सिंपल बात है, ईरान के पास है कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो आपको ईरान के साथ तो अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने ही पड़ेंगे। पर इतना ईरान के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि यूएस के सैंक्शंस लिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कितने टाइम के लिए होंगे। मुझे नहीं लगता है इजराइल लॉबी इतना होने देगी कि पूरे सैंक्शंस ही लिफ्ट कर दे ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान को उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा। हमें लगता है ऑलरेडी मिल चुका है। अब आप ये देखो, पाकिस्तान के साथ इन्होंने डील करी है $10 बिलियन की, कितना ट्रेड करेंगे। कजाकिस्तान भी वहां पे जाके अपने कार्गो टर्मिनल्स बनाने की सोच रहा है ईरान के अंदर। इसमें इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, चाबहार पोर्ट हमको मिला हुआ था, एंड इंडिया अपने आप को पूरे वेस्टर्न साइड ऑफ द हेमिस्फेयर से अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था वाया द नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। अब कोई और आके इसका फायदा उठा लेगा। एंड भाई मेरा तो ये सवाल है, जब यूएस एम्पायर श्रिंक हो ही रही है, एंड अपने जो उनके एलाइज हैं साउथ कोरिया जापान, वहां से उनके एयर डिफेंसेस जो उनको दिए हुए थे स्ट्रिप करके यहाँ पर ले आए इजराइल को देने के लिए, और अपने बेसिस भी नहीं डिफेंड कर पाए। इससे ये बात क्लियर है कि यूएस अब वैसी पावर नहीं रही जैसे पहले थी, ये बहुत क्लियर हो चुका है। तो भाई मेरा तो ये सवाल है, साउथ कोरिया जापान जो अपना मिडिल ईस्ट से ऑयल लेते हैं, क्यों वो ईरान से नहीं परचेज करना चाहेंगे ऑयल, अगर ईरान दे अपनी करेंसी में। जब इंडिया को बेच सकता है ईरान ऑयल इंडियन रुपीज में, तो इन सब देशों को क्यों नहीं बेच सकता। एंड इतना ही नहीं, ईरान तो एक्चुअली प्रीमियम में बेच रहा है अपना ऑयल। देखो इंडिया और ईरान का तो जो रिलेशनशिप है ना, सॉर्ट ऑफ मेड इन हेवन है, ठीक है। जियोपॉलिटिकली अगर आप देखो जहां दोनों देश लोकेटेड है, ईरान से इंडिया मुझे लगता है ऑलमोस्ट हफ्ते भर में आ जाते हैं ऑयल टैंकर्स। बट इंडिया को ये करना पड़ेगा कि भाई जो यूएस प्रेशर डालता है कि तुम ईरान से ऑयल नहीं खरीदोगे, तो उसको भूलना पड़ेगा। अगर हम वेट करते रहेंगे कि यूएस सैंक्शंस लिफ्ट करेगा ईरान के ऊपर, तो भाई वो उसमें हमारा ही नुकसान होगा। एंड देखो ईरान पार्ट है ब्रिक्स का, काफ़ी अच्छी तरीके से ऑलरेडी पोजिशन है पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करने के लिए। एंड एक देश, आई नो बहुत सारे लोगों को ये वियर्ड लगेगा, बट थोड़ा संभल के रहना, आपको पूरे डेटा के साथ बताएंगे। एक देश जो ऐसा इमर्ज किया है जिसको हम एकदम देख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, कि एक देश भले ही पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए, पूरी दुनिया का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड पूरा एक्सक्लूड कर दें उस पर्टिकुलर देश को फ्रॉम द वेस्टर्न इकोनॉमी, बट फिर भी वो सरवाइव कर जाए एंड इनफैक्ट अच्छा करने लगे, वो है नॉर्थ कोरिया। ईरान भी एक एग्जाम्पल है। इनफैक्ट ईरान में तो सिचुएशन नॉर्थ कोरिया से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नॉर्थ कोरिया में तो क्या क्या नहीं था, यूएसए थ्रेटन कर रहा था कि उनके ऊपर बॉम्बार्ड कर देगा, इन्वेड कर देगा, ठीक है। लोग भूख से मर रहे थे, पूरी दुनिया से आइसोलेटेड था नॉर्थ कोरिया, पूरी दुनिया से। बट अब ऐसा नहीं है। अब ये देखो, किम जोंग उन को जब चाइना में विक्ट्री डे परेड हुई थी तो एकदम फ्रंट एंड सेंटर में थे ये, एंड आसपास कितने सारे देशों के हेड्स ऑफ स्टेट हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देख लो, ये बता रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने करा है एक मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन। इनफैक्ट रिसेंटली किम जोंग उन ने जाके अपोलोजाइज भी किया कि भाई इतने ज्यादा फूड शॉर्टेजेस थे एंड मैं इनफ नहीं कर पाया। मैंने तो नहीं देखा भाई हमारे आसपास साउथ ईस्ट एशिया में या हमारे यहाँ पे कोई आके अपोलोजाइज कर रहा हो कि भाई मुझसे गलती हो गई। किम जोंग उन कर रहा है। अब उसने सोच लिया कि देखो ट्रंप चाहे जो भी बोलता रहे, मुझे उससे जाके रिन्यू नहीं करनी बात, मुझे कोई डेस्परेशन नहीं है कि मैं वेस्टर्न इकोनॉमी में शामिल हो जाऊं। कह रहे हैं मुझे साउथ कोरिया से भी रिकंसाइलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसने दो देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाए, एक रशिया और एक चाइना, एंड उसको बहुत अच्छा मौका भी मिल गया। रशिया यूक्रेन वॉर होता है तो वहाँ पे उसने बहुत सारे अपने देश के लोग भेजे रशिया के बिहाफ पे लड़ने के लिए, बहुत सारी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी दी, एंड चाइना के साथ भी अच्छे कर लिए रिलेशनशिप।
तो चाइना के साथ अच्छा खासा ट्रेड होने लगा, ट्रेन सर्विसेज रिज्यूम हो गई, फ्लाइट्स रिज्यूम हो गई बिटवीन बीजिंग एंड प्योंगयांग। वहाँ पे उन्होंने ब्रिजेस बना ली, रिजॉर्ट टाउन्स बना लिए, स्पास बना लिए, बहुत सारे टूरिस्ट भी आने लगे, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करे, ऑयल टर्मिनल्स बना लिए, एंड बताया जा रहा है कि वो बहुत बिजी भी रहते हैं वो पर्टिकुलर ऑयल टर्मिनल्स। एंड देखो ये बात उसने क्लियर कर ली अच्छे से कि रशिया और चाइना दोनों सुपर पावर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना लिए, तो दोनों का सपोर्ट मिल रहा है उसको। एंड देखो हम आपको जितने भी सोर्सेज दिखा रहे हैं ना, अमेरिकन मीडिया के सोर्सेज हैं, मतलब वो तो प्रोपेगेंडा इस टाइप का ही करते हैं, है नॉर्थ कोरिया बेकार, नॉर्थ कोरिया ये, एंड वो ये सब चीजें बता रहे हैं। तो आप इमेजिन करो असली में स्थिति क्या होगी वहां पे। ये फॉरेन अफेयर्स मैगजीन बता रही है हाउ नॉर्थ कोरिया वन, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है। यहाँ वो बता रहे हैं कि उनके जब करस्पॉन्डेंट्स गए तो पहले बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी टैक्सी के लिए, अब एक ऊबर टाइप एप्लीकेशन है जिससे टैक्सी तुरंत मिल जाती है। तो वहाँ पे अपना हर टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, पिज्जा खाना है मिल जाएगा, चिकन विंग्स खाने मिल जाएगा, QR कोड से पूरे पेमेंट हो रही है, इंटरनेट गेमिंग कैफेज हैं, कार डीलरशिप्स हैं, BMW की कार डीलरशिप्स। एंड ये तो चौंका देने वाला फैक्ट है, बता रहे हैं कि पिछले साल नॉर्थ कोरिया ने 10,000 नए घर बनाए प्योंगयांग में, ठीक है। दिस इज वे मोर देन लॉस एंजलिस और शिकागो। तो भाई अमेरिका के साथ तुलना होने लगी यहाँ पे हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के मामले में। एंड अमेरिका में तो आप देख ही रहे हो कितनी होमलेसनेस बढ़ गई है। एंड यहाँ पे एक साउथ कोरिया थिंक टैंक बता रहा है कि भाई जितने भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं ना नॉर्थ कोरिया के ऊपर, वो सैटेलाइट इमेजरी से नहीं पता चलते कि भाई कुछ सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी एक्चुअली अच्छा कर रही है, वहाँ के जितने भी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो भी पूरे फुल रहते हैं, अच्छी खासी नंबर ऑफ कार्स भी दिख जाती हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर। एंड अगर आप एज टूरिस्ट जाओ तो अच्छे खासे आपको रेस्टोरेंट्स में, फैंसी रेस्टोरेंट्स में भी डाइन करने को मिलेगा। तो वो उस टाइप का प्रोपेगेंडा ही है जो आपको दिखाया जाता था ना मूवीज में कि पूरी झूठी मूठी बिल्डिंग्स हैं एंड पूरे घोस्ट टाउन्स हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो इस पूरे वीडियो बनाने का एक मकसद था कि आपको ये बताएं कि देखो अमेरिका अमेरिका ही रहेगा, वो सुधरेगा नहीं, वो सैंक्शन करता रहेगा। पर अभी तक हम जिस दुनिया में रह रहे थे वो एक वेस्टर्न इकोनॉमी थी, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज चलाती थी, जिसका हेड ऑफ द ऑक्टोपस कौन था? अमेरिका। पर अब दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है, एक पूरी नई इकोनॉमी चालू हो चुकी है यहाँ पे। चाहे अमेरिका जितने सैंक्शन लगा ले वो तो वो लगाते ही रहेगा, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमी से आइसोलेट हो गए। एक नई पूरी पैरेलल इकोनॉमी यहाँ पे चालू हो चुकी है, ठीक है, जिसके फोरफ्रंट पे है रशिया और चाइना। नया वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें डॉलर नहीं है डोमिनेंट करेंसी। ईरान राइज करेगा, बहुत अच्छे से राइज करेगा, ठीक है। एंड ये सबसे बुरी न्यूज़ है इजराइल के लिए, क्योंकि ये बात क्लियर है कि ईरान अगर राइज करेगा, उसकी इकोनॉमी थ्राइव करेगी, तो ग्रेटर इजराइल की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट ये बात तो हम सबको मान लेनी चाहिए कि अब इस दुनिया में ग्रेटर इजराइल की कोई जगह नहीं है। अमेरिका भी ऐसा एम्पायर नहीं रहा कि इजराइल को सपोर्ट करता रहेगा नो मैटर व्हाट। कोई ये नहीं कह रहा कि इजराइल को खत्म हो जाना चाहिए, नो वन इज सेइंग नो टू इजराइल, एवरीवन इज सेइंग नो टू ग्रेटर इजराइल।